साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो आज की इस वीडियोज़ में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कई सारे लोगों का कहना था कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आप हमें बता दीजिए, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज की इस वीडियोज़ में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो यहाँ पे दो टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या मॉड्यूल कह सकते हो, है ना, मॉड्यूल आप कह सकते हो। तो दो मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका रूल्स, या फिर पॉल्यूशंस आप कह सकते हो, रूल्स रिगार्डिंग पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन से रिगार्डिंग जो रूल्स है वो आपको जो है यहाँ पे ठीक है। तो ये आपके जो है रूल्स, ये दो मॉड्यूल जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका मॉड्यूल 1 जो है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है, बट अगर ये दो मॉड्यूल भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रूल्स रिगार्डिंग पॉल्यूशंस, तो डेफिनेटली ये आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी जो है मैंने लेक्चर्स जो है डाल रखा है, आप इसी चैनल पे जाकर देख लेना, है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही। और दूसरा जो एक्ट है या मॉनिटरिंग मैनेजमेंट है, कैसे मतलब हमको मैनेज करना है, पॉल्यूशन को कैसे मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वाटर सप्लाई को कैसे मैनेज करना है, तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रिगार्डिंग है वो भी आपको जो है समझना है। टॉपिक तो आप समझ लिए, लेकिन उससे रिलेटेड रूल्स भी जो है ज़रूरी है समझना। तो वो क्वेश्चंस आता है, तो एक बार क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिया गया है। और सीवेज वाला हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, हम क्वेश्चंस वो लेंगे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से और रूल्स एंड रेगुलेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो हम सिर्फ यहाँ पे आपको एक बार ओवरव्यू करा देते हैं। ओके, तो डियर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये जो है पेपर है, जो कि बीटेक 6 सेमेस्टर्स का आपका पेपर है। तो यहाँ पे इस पेपर में आपका जो है हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, है ना। तो एक यहाँ पे स्क्रॉल करके आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका जो सीवेज डोमेस्टिक से है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे। यहाँ पे मेनली हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आपका सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स तो लगभग नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आ गया, जी में है ना। यहाँ पे आप जी में ये देख सकते हो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपका सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस है। ओके, और उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे ये सीवेज से है, मतलब ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा यहाँ पे पूछा है, ठीक है। ये आपका स्लज से ही है, मतलब सीवेज से ही है। मतलब ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे पूछा गया है वो आपका जो मॉड्यूल 1 है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू करके। यहाँ पे ये भी उसी का पार्ट है। एरोबिक और एनएरोबिक ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका जो है एक हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन एक, और ये हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 6ठा नंबर क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हो गया। और ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया, जो कि 3 क्वेश्चंस हो गया।
8वां नंबर हो गया 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हुए ना, और इसमें से भी 4 बनाने हैं ना, तो 4 बनाने हैं, तो 4 में से आपका पहला जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे आपका जो पहला है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। ये तो आपका नहीं होगा। हजार्डस वेस्ट तीसरा नंबर, और चौथा नंबर रोल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑफ सीवेज डिस्पोजल, तो ये तो रूल्स से रिलेटेड है सीवेज का। तो ये भी मान के चलो कि इसमें 2 ही, मतलब 5 क्वेश्चंस आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। यानी जो मैंने बोला कि आप अगर मॉड्यूल 1 को नहीं भी कवर करते हो तो भी जो है आप इसे आराम से बना पाओगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा अगर नहीं भी आप बना पाते हो, है ना। 2 टॉपिक आपको पढ़ना ज़रूरी है, पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा उससे रिलेटेड जो रूल्स है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगा, है ना। डेफिनेटली वो आपको जो है मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार मुझे अपडेट कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से उसे बना लोगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल कौन सा है, चलिए वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पॉसिबल होगा तो मैं करवा दूंगा। ये आपका सारा तो थियोरेटिकल है, 5 से है ना, 5 से है, तो ये तो थियोरेटिकल है। सारी चीज़ें आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप नोट्स देखे हुए रहोगे तो आप उसे पढ़ लोगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस है आपका 7 का ए, जो कि न्यूमेरिकल है आपका। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग जो है डील करेंगे, है ना। इसी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कि क्या है क्वेश्चंस बोला जा रहा है। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चंस आपका बोल रहा है कि डिटरमाइन द लैंड फिलिंग एरिया रिक्वायर्ड फॉर म्यूनिसिपलिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 given that solid waste generation rate 360 ग्राम पर पर्सन पर डे, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ लैंडफिल 504 kg पर मीटर क्यूब, एवरेज डेप्थ ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट जो है 3 मीटर आपका यहाँ पे दिया गया है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो डियर यहाँ पे क्वेश्चंस आपने देख लिया कि क्या बोला गया था। तो इसमें सबसे पहले गिवन डाटा हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो गिवन डाटा लिखेंगे। लिखने में डियर थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं कल ही बताया था कि मेरा लैपटॉप जो है ख़राब हो गया, तो मोबाइल से कर रहा हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा। तो मैं बोलने पे ज़्यादा यहाँ पे जोर दूंगा, तो आप लोग समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है पॉपुलेशन जो है दिया गया है पी। तो पॉपुलेशन कितना दिया है, तो 50,000 जो है आपका पॉपुलेशन जो है दिया गया है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट जो जनरेशन रेट है, मान लो कि उसको मैं एम से मान ले रहा हूँ, या हाँ एम मान लेते हैं, है ना, एम मान लेते हैं सॉलिड जनरेशन रेट। तो ये है आपका 360 ग्राम पर पर्सन पर डे, ठीक है, पर पर्सन पर डे। और कॉम्पैक्टेड डेंसिटी यानी जो कि रो है, रो आपका दिया गया है कॉम्पैक्टेड डेंसिटी 504 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका जो है दिया गया है। उसके बाद एवरेज डेप्थ ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट जो कि एच मान कर चलो, है ना, एच ये आपका यहाँ पे दिया गया है 3 मीटर। कितना दिया गया है, 3 मीटर आपको जो है दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल सॉलिड वेस्ट पर डे कितना जनरेट हो रहा है। तो टोटल सॉलिड वेस्ट जनरेशन,
है ना, टोटल सॉलिड वेस्ट जनरेशन तो कितना हो रहा है, तो P गुने जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम लोग क्या लिए हैं M से, तो P गुने M, तो ये कितना आ जाएगा P गुने M, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 नहीं 50,000 है ना, 50,000, और थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रहा है ना, यही इसीलिए मैं बोला था कि इसमें फ़ोन में थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। 50,000 और गुने 360, ठीक है। तो इसको जब आप करिएगा तो मल्टीप्लाई जब करिएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, एक बार 360 गुने 50,000 है ना, तो 50,000, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 18 पे कितना जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 है ना, इतना आपका आ जाएगा, 18 पे 6 जीरो है। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, टोटल सॉलिड वेस्ट जनरेशन आपका आ गया कि कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ एक दिन में, है ना। अब ये जो आया आपका डाटा, है ना, ये जो डाटा आया इसको केजी पर डे में कन्वर्ट करना है, तो केजी पर डे में कन्वर्ट करना है तो इसको 1,000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1,000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18,000, कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। जब ये 18,000 आ गया तो ये क्या आ गया, 18,000 केजी पर डे में, है ना, इसका यूनिट आ गया केजी पर डे में, ये आपका आ गया, ठीक है, केजी पर डे में ये आपका आ गया। उसके बाद जब ये केजी पर डे में आ गया तो वॉल्यूम निकालेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट कितना है ना। तो यहाँ पे आपका टोटल सॉलिड वेस्ट कॉम्पैक्टेड, है ना, टोटल सॉलिड वेस्ट कितना कॉम्पैक्ट किया गया है, तो ये वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो है आपका 18,000 डिवाइडेड बाई आपका कॉम्पैक्टेड डेंसिटी रो कितना था, तो 504। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 18,000 को डिवाइडेड बाई 504, तो ये आपका आ जाएगा 35.71, 35.71, ये आपका जो है टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो कि मीटर क्यूब में आपका ये होगा। जब टोटल वॉल्यूम आपका निकल गया, है ना, जब टोटल वॉल्यूम आ गया तो लैंड एरिया रिक्वायर्ड, है ना, लैंड एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा वो अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग, है ना, फिलिंग के लिए। तो जो लैंड रिक्वायर्ड होगा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना आ गया, 35.71 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ गया 35.31, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा आपका 11.9, ये आपका आ गया। तो इतना लैंड की जो है हमें रिक्वायर्ड होगा मीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में।
ठीक है, तो इतना हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर होगा कि भाई 11.9 मीटर स्क्वायर हमें जो है एरिया की ज़रूरत जो है पड़ेगी। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था उसका मैं ओवरऑल करवा देता हूँ, लिखवाऊँगा तो नहीं क्योंकि लिखने में थोड़ा ज़्यादा वो जाएगा और लिखाएगा भी नहीं मुझे इस फ़ोन पे अभी। ठीक है, तो डियर यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है 5 का ए, आप देख सकते हो, है ना। तो 5 का ए में आपका जो क्वेश्चंस दिया गया है वो दिया गया है कि डिटेल कंपैरिजन बताना है एरोबिक और एन एरोबिक ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो देखो एरोबिक और एन एरोबिक ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट है। बात किया जाए एरोबिक ट्रीटमेंट की, तो जो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है इसमें यूज होता है ऑक्सीजन का बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड या डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और माइक्रोबियल बायोमास। ये जो प्रोसेस होता है इसमें हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैरिड आउट करता है ना। कोई भी प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो एन एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, एन एरोबिक जो ट्रीटमेंट होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके का डिकम्पोजिशंस करने में, है ना, या डिग्रेड करने में। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एन एरोबिक ट्रीटमेंट। तो इसी को आपको जो है और डिटेल में लिखना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि एरोबिक और एनएरोबिक क्या है। तो पहला पॉइंट हो गया कि एरोबिक ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है लेकिन एनएरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक, दूसरा कि जो ट्रीटमेंट इफ़िशियंसी होता है, जो ट्रीटमेंट इफ़िशियंसी होता है एरोबिक ट्रीटमेंट का, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने में, लेकिन एन एरोबिक लेस एफिशिएंट होता है। मतलब एफिशिएंसी के बारे में बात किया जाए तो एरोबिक का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है और ऑक्सीजन का जहाँ से पे डिमांड आएगा वो ज़्यादा वहाँ पे जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। ओके, और एनारोबिक कम प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद जो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है उसमें एनर्जी जो होता है कंज्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कंटिन्यूस एरेशंस प्रोसेस यहाँ पे होते रहता है, इसलिए इसमें जो है आपका ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे जा रहा है। लेकिन जो एन एरोबिक ट्रीटमेंट है उसमें लेस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ही नहीं, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बात किया जाए बाई प्रोडक्ट की, तो एरोबिक ट्रीटमेंट में जो मेन बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन एन एरोबिक ट्रीटमेंट में जो मेन बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है बायोगैस, जो कि कंसिस्ट करता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तौर पे बायोगैस का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो उसका यूटिलाइजेशन कहीं और भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं पे यूज करेंगे उतना कोई यूज नहीं है उसका, तो वो है। उसके बाद बात किया जाए अगला मतलब 5वां पॉइंट, तो एरोबिक जो ट्रीटमेंट है इसमें हमें मोर सेंसिटिव वेरिएशंस देखने को मिलता है, और लेकिन एन एरोबिक में ऐसा कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। ये रोबस्ट और स्टेबल जो है आपका होता है। तो एक छोटा सा यहाँ पे जो है एक्सप्लेन मैंने किया है, पॉइंट बनाकर आप जो है लिख लेना। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 5 का भी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी हम लोग घर पे कचरा वगैरह फैलाते हैं, जैसे प्याज खा रहे हैं उसको छिलना गया, या फिर हम लोग जो है सब्जी काटे उसका छिला हुआ, या केला खाए उसका छिला हुआ, तो इसके अलावा प्लास्टिक्स हो गए, है ना, तो ये सारे जो है सॉलिड वेस्ट में आते हैं।
तो जो भी सॉलिड वेस्ट है उसका कलेक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोसेसिंग करना और साथ ही साथ उसको एक प्रॉपर लैंड पे जाकर डिस्पोज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो जाता है, एजेंसीज हो जाता है, बिजनेसेस हो जाते हैं और पब्लिक भी इसमें आता है। कई सारे प्रोसेसेस इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। जैसे मेन प्रोसेस है कलेक्शन। ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट को आप कलेक्ट कीजिएगा तभी तो उसको कहीं दूसरी जगह पे ले जाकर या एक लैंड में उसको डिस्पोज कीजिएगा ना। तो सबसे पहला काम है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं, चाहे घर से हो, बिजनेस से हो या अदर सोर्सेज से हो, सभी को कलेक्ट करके एक जगह पे, चाहे वो मैनुअली कलेक्ट किया जाए या मैकेनिकली कलेक्ट किया जाए, है ना। कलेक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब आप अगर शहरों में रहते होंगे तो शहरों में जो है कचरा लेने के लिए एक गाड़ी आता है। उस पर जो है आप जब घर में अपना खाना वगैरह बनाते हो या जो भी कचरा आपका निकलता है उसको एक प्लास्टिक में पन्नी में बांध कर रख देते हो या बाल्टी में रख देते हो कि जब कचरा वाला आएगा तो उसको जो है डाल देंगे उसकी गाड़ी में, या गेट पे आप रख देते हो, कचरा वाला आता है, आपका बाल्टी से कचरा डाल लेता है अपना गाड़ी में और बाल्टी आपके गेट के पास फिर से रख देता है ना। तो ये आपका कलेक्शन हो गया। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में होता है कि कई सारे वैसे वेस्ट होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, तो उसको अलग छांट लिया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स वैसे होते हैं जो ज़्यादा मोटे टाइप के होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो जब डिकम्पोज नहीं होगा तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं उसको, तो उससे जो है उसको क्या कर देते हैं हम लोग कर लेते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, लैंड फिलिंग वगैरह आता है। उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। जो लैंड एरिया मैंने मार्क किया है कि हाँ भाई जो सॉलिड वेस्ट आएगा उसको यहाँ पे हम लोग जो है रखेंगे, तो उसको जो है फिर वहाँ पे जाकर उसको डिस्पोज कर देते हैं। उस पर कवर वगैरह डाल देते हैं ताकि जब पानी पड़े, है ना, तो वो हमारा ग्राउंड को यानी ज़मीन को भी प्रदूषित ना करे और हमारा पानी जो ग्राउंड वाटर है उसे भी दूषित ना करे यानी पॉल्यूट ना करे। इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से कवर, वेंट पाइप वगैरह हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये आपके प्रोसेस हो गए हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि सॉलिड वेस्ट क्या है और उसके वेरियस प्रोसेस को बताना है। यहाँ पे फ्लो चार्ट के साथ बोला जा रहा है कि बताने के लिए, तो चलो एक फ्लो चार्ट के साथ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन पाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप यहाँ पे लिखिए सॉलिड वेस्ट, है ना। ऊपर में सबसे पहले सॉलिड वेस्ट, उसके बाद कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। कलेक्शन सिस्टम के बाद यहाँ पे आप लिखिएगा नीचे में, है ना, इसके नीचे कम्युनिटी डस्टबिन, ठीक है। मतलब सॉलिड वेस्ट आप पहले क्या किए, जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जो जनरेट हुआ है, चाहे वो घर से हो, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से हो या पार्क से हो या स्ट्रीट से हो, उसको आप रख लिए। उसके बाद उसका कलेक्ट किए। कलेक्ट कहाँ पे किए? एक डस्टबिन। आप रोड पे भी जाते होगे तो अलग अलग चौराहे पे या चौराहा से पहले या गली नुक्कड़ पे आप देखते होगे कि एक बड़ा सा ड्रम रखा जाता है जिसमें एकदम कचरा पकड़ के भर दिया जाता है। तो वो आपका कम्युनिटी डस्टबिन एक तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद जब कम्युनिटी डस्टबिन हो गया तो उसके नीचे आप लिखिएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके नीचे आप लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन बाई व्हीकल, ठीक है। व्हीकल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो इसका जो है आप क्या करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, है ना। इसका नीचे में फिर लिखो, नीचे में प्रोसेसिंग,
है ना। और यहाँ पे एक और नीचे में लिखो इसका लैंड फिलिंग। तो यहाँ पे दो क्यों एरो डलवाएं? एक क्या होता है कि कुछ वैसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको डायरेक्टली लैंड फिलिंग में हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है। और कुछ वैसे होते हैं जिसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, चाहे वो इंसिनरेशन से हो, कंपोस्टिंग से हो, है ना, अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं तो उससे। और फाइनली जब प्रोसेस हो जाता है तो इसको जो है यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा उतना अच्छा तो नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि यही अगर कंप्यूटर में मैं करता तो थोड़ा अच्छा से इसको मैं ड्रॉ कर पाता। उतना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मोबाइल के कंपैरिजन में उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा से होता है, और जो कि इम्पॉर्टेंट होता आपके लिए भी और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होता। बट क्या कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ भाई आज आपका लैपटॉप ख़राब होगा, तो वो होना ही है, उसमें न हम कुछ कर सकते हैं न आप कुछ कर सकते हैं। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, थोड़ा दुख तो होता है, बट बेटर देन। हो सकता है कि भगवान चाहते हैं कि नहीं नया खरीदा जाए, खरीदाएगा, वो भी खरीदाएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है, इसी में 7 का नहीं 7 नहीं था, 5 था ना, हाँ 5 का बी में आपका बोला जा रहा है कि वेरियस टेक्निक ऑफ कंपोनेंट सेपरेशन इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कौन कौन से कंपोनेंट है या टेक्निक है जो कि सेपरेट किया जाता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का? तो देखो, मैनुअल सेपरेशन है ना, मैनुअली हम लोग सेपरेट करते हैं, जो कि एक सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेपरेट करना, बोतल को अलग, प्लास्टिक को अलग, है ना, लोहे को अलग। ये मैकेनिकल सेपरेशंस भी होते हैं जो कि सॉफ्टिकेटेड फॉर्म होता है आपका, इसमें मशीन्स का यूज़ किया जाता है सॉलिड वेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करना या सेपरेट करने के लिए। उसके बाद आता है सेंसर बेस्ड सेपरेशंस। इसमें क्या होता है कि ये न्यू फॉर्म है सेपरेशंस का, जिसमें सेंसर का यूज़ किया जाता है और सॉलिड वेस्ट का अलग अलग कैटेगरी को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जो सेंसर बेस्ड सेपरेशंस होता है ये यूज़ किया जाता है बाय वैरायटी ऑफ टेक्निक, जिसमें नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप या एक्स रे फ्लोरोसेंस या थर्मल इमेजिंग किया जाता है, और उसके बेसिस पे जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे थे। मैं लिख कर तो नहीं बता सकता, अगर लैपटॉप सही रहता तो उस पर मैं लिख कर बता देता, है ना। खैर, जितना भी मैंने बताया, उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसको सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है, इसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि इससे आप आराम से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कर पाओगे, है ना। नोट्स शायद मैंने डाल रखा है, एक बार चेक करके मुझे बताना। अगर नहीं रहेगा तो मैं फिर से जो है आपको कोर्सेज में अपलोड कर दूंगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपलोड किया है। आप जो 8 सेमेस्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है 8 सेमेस्टर में आपको अगेन अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में सॉलिड वेस्ट ही लिया जाता है। तो अगर आपके कॉलेज में 8 सेमेस्टर में सॉलिड वेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पे भी ये मदद करेगा, है ना, उस कंडीशन में भी मदद करेगा। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सीवेज को जो है उसको एकदम पूरा भूल जाओ। अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, लेकिन अगर आप उसको एक बूंद भी नहीं पढ़े हो, है ना, मतलब इन्वायरमेंट में टच ही नहीं किए हो, आपका एक कॉलेज में इन्वायरमेंट पढ़ाई ही नहीं हुआ है, तो उस कंडीशंस में सीवेज को एकदम अभी भूल जाओ और सॉलिड वेस्ट पे एकदम लग जाओ, क्योंकि सॉलिड वेस्ट ईजी है और आप आसानी से उसे कवर कर पाओगे विद इन 1 डेज, है ना, विद इन 1 डेज आप उसे कवर कर पाओगे। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।